विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। और उसी कड़ी में देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। तो तीसरा जो पार्ट हमारा भूमंडलीकरण का इतिहास की बुक में, उसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और इसमें देखिए क्या बताया है, G77। जब हम G77 की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का ग्रुप है, समूह है, ग्रुप 77। तो 77 देशों का एक समूह। और ये 77 देश, 77 देश कौन से हैं? विकासशील देशों का संगठन है। तो ये विकासशील देशों का संगठन है जो ब्रेटन वुड्स जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कही जा सकती है। अच्छा, क्यों कही जाती है प्रतिक्रिया? देखें यहाँ, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कहाँ? न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कौन सा बैंक कहते हैं? विकास बैंक कहते हैं। उस विकास बैंक की स्थापना की गई। और इन दोनों संस्थाओं को, कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। तो नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जुड़वा संतान कहते हैं, इनका उद्देश्य सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने तथा युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, यानी युद्ध के बाद में, युद्धोत्तर यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। इन दोनों संस्थाओं का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का। G77 के जो देश थे वो भी इस प्रकार का संगठन बना करके कैसा विकास करना चाहते थे? भाई अपना आर्थिक विकास करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई अपन भी इस प्रकार का कोई निर्माण कार्य करते हैं। और ऐसी स्थिति में G77 देश बनाया गया ताकि आर्थिक प्रगति की जा सके। कौन से देशों की? विकासशील देशों की। तो वो मिलकर के अपने संसाधनों का उचित विकास कर सकें, एक दूसरे को सहायता प्रदान कर सकें, कच्चे माल की उचित कीमतें निर्धारित कर सकें, तैयार माल को विकसित देशों में बेचा जा सके। इस प्रकार उन्होंने अपने एक संगठन का निर्माण किया। इसीलिए G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। ये हमारी बुक का 76 नंबर पेज, और 76 नंबर पेज के ऊपर कुछ बातें दी हुई है G77 से संबंधित। हमें इनके बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए। और हम चाहे किसी भी सोर्स से पढ़ें, बुक की तुलना नहीं की जा सकती किसी भी अन्य चीज़ से। तो हमें हमेशा अपनी बुक को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था को तेज़ प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। भाई विकसित देश तो विकास करते जा रहे थे, लेकिन जो विकासशील देश थे इनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं हो रहा था। तो इस समस्या से निपटारा पाने के लिए या इस समस्या को सुलझाने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, देखिए यहाँ लिखा हुआ है NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू NIEO के लिए आवाज़ उठाई। और समूह 77, ग्रुप 77 G77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर।
से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिलें और तैयार माल को विकसित देशों में के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। इसलिए G77 का निर्माण किया गया और यही वजह है कि इसको ब्रेटन वुड्स की जो जुड़वा संतान थी उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में माना जाता है। अगला प्रश्न भाई प्रिय विद्यार्थियों, रेशम मार्ग से संबंधित इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती हुई दुनिया। और रेशम मार्ग देखिए क्या लिखा हुआ इसके बारे में। रेशम मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्यों पड़ा? इसका मुख्य कारण ये है कि चीन का जो रेशम था वो विभिन्न स्थानों के ऊपर जाया करता था और यही वजह है कि इसका नाम सिल्क रूट या रेशम मार्ग रख दिया गया। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण कौन सा मार्ग है? सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। बहुत बड़े पैमाने पर चीन का जो सिल्क था, रेशम था, उसको भेजा जाता था। तो देखिए, इस बड़े पैमाने पर भेजा जाता था, इसीलिए इसका नाम ही सिल्क मार्ग रख दिया गया। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। ठीक है, ज़मीन से तो खैर व्यापार होता ही था, इसके साथ साथ में जैसे जैसे समुद्री मार्ग खोजे जाने लगे उसके साथ साथ में उन मार्गों से भी व्यापार होने लग गया। तो ये जो मार्ग थे एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ने का काम किया करते थे और एशिया को यूरोप से, उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने का काम किया करते थे। अच्छा, कुछ इनकी विशेषताएं हैं। देखो, उन विशेषताओं को भी अपन को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं में ये देखें आप, जैसे पहला पॉइंट यहाँ हमने बुक में लिखा है, चीनी पॉटरी जाती थी। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो इसी रास्ते से होकर के जाया करते थे। इसी रास्ते से भारत व दक्षिणी पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। न सिर्फ चीनी रेशम के साथ साथ में चीनी जो पॉटरी है, चीनी मिट्टी के बर्तन जिन्हें हम बोलते हैं, वो बर्तन भी जाया करते थे इसी रास्ते से होते हुए। भारत का, दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत के अन्य देशों का कपड़े और मसाले भी जाया करते थे दुनिया के विभिन्न देशों में। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। यूरोप से सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से होते हुए वापस लौटा करती थी। यही वजह है कि यूँ कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो हमारे कपड़े, हमारे जो मसाले हैं, उनकी मांग थी पूरे विश्व में और हमारे यहाँ जिन बहुमूल्य धातुओं का, उपयोगी धातुओं का ढेर लगा रहता था भैया ना। चौथा पॉइंट देखें आप कि भाई व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों क्रियाएं साथ में चलती है। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो अपने सामान के साथ साथ में अपने विचारों को भी ले जाता है, अपने आचार विचार, अपनी संस्कृति भी साथ में ले जाता है। तो ये एक व्यक्ति जब दूसरे स्थान पर जाएगा तो वहाँ पर जा कर के अपने सामान को बेचने के साथ साथ में उन लोगों की संस्कृति को प्रभावित भी करेगा और स्वयं भी प्रभावित होगा। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी चल रहा था। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे और यहाँ पर आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। आगे जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पांचवा पॉइंट देखें, कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले गए थे। तो रेशम मार्ग, सिल्क रूट न सिर्फ सिल्क के लिए प्रसिद्ध था बल्कि अन्य जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी वो भी यहाँ से संचालित हुई हैं। और आगे अगर हम इसमें देखते हैं बुक में तो हमारे सामने हम इसे छठा पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई बहुत पहले पूर्वी भारत में उत्पन्न हुआ कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म भी सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से होता हुआ कई दिशाओं में फैले
चुका था। तो भाई विद्यार्थियों, इस प्रकार ये सिल्क मार्ग से संबंधित हमारा प्रश्न पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये 2-3 प्रश्न जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं इस वीडियो में आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।